Hello everyone, welcome to Saga Bansal. How are you all? With this video, we will start that is the meta in our surroundings, MCQ question type और the basis questions. बच्चे लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मेटा इन अवर सराउंडिंग्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो आपके MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपके रीजन असर्शन में और आपके फिलअप्स ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेगी और साथ ही साथ आपके थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको सॉल्व कराएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अच्छा पढ़िए। ये जो PDF है वो आपकी जिज्ञासा की हैंडबुक शॉर्ट क्वेश्चन बुक से ली गई है, तो आप एंजॉय करिए और अच्छे से अच्छा पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग, आपके सामने क्या है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। क्या कंडीशन होती है कि अगर हम किसी को क्या बताएं, मैटर बताएंगे। तो बच्चे लोग हैविंग स्पेस एंड मास, अगर किसी चीज़ में स्पेस है और वो मास ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो मैटर है। बात समझ में आ रही सही बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नेम 2 प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो ऐसे 2 प्रोसेस का नाम बताइए जो आपको एविडेंस देता है, जो आपको साक्ष्य करता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स में मोशन है। जो किसके पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, राइट। तो वो आपके 2 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। कौन कौन से, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच सिंगल टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर कैप्ट इन अ बीकर ऑन इट्स ओन। आपने क्या करा बच्चे लोग, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट लिया, क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और वाटर लिया, ठीक है। आपने उसे क्या करा, दोनों को मिला दिया। आपने देखा कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो होगा वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपके डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रोसेस होता है आपका किसका, डिफ्यूजन का। याद रखिएगा सही बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। When sugar is dissolved in water, there is no increase in volume. Which characteristic of matter is illustrated by this observation? अब आपने क्या किया, शुगर को वाटर में यानी चीनी को पानी में मिलाया, पर वॉल्यूम तो इंक्रीज हुई नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके मैटर होते हैं, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जो उनके बीच में स्पेस होता है तो वहाँ पे दूसरे आपके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, इसलिए उनकी वॉल्यूम नहीं बढ़ी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। याद रखिएगा। वेन इंसेंस स्टिक, बच्चे लोग इंसेंस स्टिक का नाम याद रखेंगे, अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक, ठीक है। चलिए, अगर आपने उसे कमरे के साइड में चलाया तो आप देखेंगे जो उसकी स्मेल है, उसकी फ्रेगनेंस है, वो सारे कमरे में फैल जाती है। जो उसकी फ्रेगनेंस है वो सारे कमरे में फैल जाती है। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो आपके कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपके क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जल्दी से आपकी स्क्रीन पे। A piece of chalk can be broken down into small pieces on hammering, but an iron piece cannot be broken. अब बच्चे लोग हुआ क्या है, एक चौक का पीस है आपके पास और एक आयरन का पीस है। चौक का पीस अगर आपने हैमरिंग करी, हैमरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने हैमर यानी कि हथौड़ा मारा, तो वो तो ब्रेक कर जाता है इजीली, बट आपका आयरन पीस नहीं टूटता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है बच्चे लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सही बच्चों को बात समझ में आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो ज़्यादा किस में होगी, आयरन में होगी, इसलिए आप उसे हैमरिंग से तोड़ नहीं पाते। चौक में कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो आराम से टूट जाता है। बोलिए सही बच्चों को बात समझ में आ रही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल विच मेक ऑफ मैटर। तो क्या साइंटिफिक नेम होता है उन पार्टिकल्स का जो मिलकर मैटर बनाते हैं। तो आपको पता ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सही बच्चों, व्हाट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। रिजिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है रिजिड का मतलब? ठोस। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? सॉलिड। क्या होता है आपका? सॉलिड। दैट इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड, जो ठोस होता है। फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि जो बह जाता है आराम से, तो लिक्विड भी बह जाता है और गैस भी बह जाता है, क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो इसलिए आराम से वो क्या कर जाता है? फ्लूइडिटी नीचे शो करता है, फ्लूइड होता है वो। आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस विच वन हैज मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन से ऐसा मैटर है जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो आराम से मूव कर सकते हैं। राइट बच्चों, चलो आगे चलते हैं। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब पार्टिकल पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में होगा? आपका सॉलिड में। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल, यानी पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होगा वो बहुत कम होगा, तो मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज ऑल्सो इन सॉलिड। तो सॉलिड में पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या नहीं होता? स्पेस नहीं होता, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं सारे के सारे, बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो यानी मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। बोलिए बात समझ में आई है? चलिए आगे चलते हैं। अ सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, पता है आपको लिक्विड है, कोई ज़्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस। आपको वो फिजिकल स्टेट बतानी है मैटर की जो आसानी से कंप्रेस हो जाए। पता है जिसके पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर होते हैं वो आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं, यानी गैस की बात हो रही है। नेम द सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस हैविंग फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। आपको पता है ये फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसकी होती है बच्चे लोग? सॉलिड की होती है। फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसकी होती है? सॉलिड की। इसके बाद 13 पे आ जाइए। अ सब्सटेंस हैविंग नाइदर अ फिक्स शेप, ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। आपको पता है किसकी बात हो रही है? गैसेस की बात हो रही है। ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है, यानी गैसेस की बात हो रही है। What is write the full form of CNG compressed natural gas and LPG liquefied petroleum gas। याद रखिए ये तो 10 तक काम आएगा आपका। CNG compressed natural gas, LPG liquefied petroleum gas, याद रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। Now क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिफ्यूज फास्टर, लिक्विड और गैस। बच्चे लोग जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा, यानी आसानी से मिल जाएगा। सो गैस डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड एंड लिक्विड डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड। तो लिक्विड और गैस में कौन सा डिफ्यूज करेगा फास्टर? आपका गैस। कौन सा फास्टर डिफ्यूज करेगा? आपका गैस। तो आंसर आ जाएगा आपका गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इफ़ द फूड इज कुकड इन द नेबरिंग होम, अगर आपके पड़ोस के घर में खाना बन रहा है तो हमें उसकी स्मेल बहुत दूर से आ जाती है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपको ये बताता है? आपको पता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न ऑफ गैस जो होता है वो आराम से बहुत जल्दी से हो जाता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैस इन गैस, तो यानी एयर के अंदर डिफ्यूज़न, क्योंकि वो भी एक गैस है तो एयर के अंदर डिफ्यूज़न बहुत जल्दी हो जाता है गैस का, इसी वजह से आपको स्मेल आ जाती है। नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर, तो जो बेसिक स्टेट होती है मैटर की वो कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो बेसिक स्टेट होती है मैटर की वो कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर इन, यानी बच्चे लोग समझिए जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। सपोज करिए मेरे पास सॉलिड है, सपोज करिए मेरे पास लिक्विड है, सपोज कीजिए मेरे पास गैस है। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। ठीक है, बात समझिएगा जरा। अब इनमें क्या होगा? इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो होंगे बहुत दूर दूर होंगे। इसमें एक लेस ऑर्डर होगा, यानी होगा तो पर लेस ऑर्डर होगा पार्टिकल का। और इसमें तो बच्चों एक रेगुलर ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे और सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर होगा, यहाँ लेस ऑर्डर होगा और यहाँ ऑर्डर ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? लेस ऑर्डर पूछा है तो लिक्विड में, नो ऑर्डर है तो गैस में, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर पूछा होता, एक फिक्स ऑर्डर पूछा होता तो वो सॉलिड में होता। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे? नेम द साइंटिस्ट हु स्टडीड द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर थ्रू अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द फिनोमिना नोन एज। बच्चे लोग आपको एक तो साइंटिस्ट का नाम बताना है और एक फिनोमिना का नाम बताना है उसका,
जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके वाटर के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बच्चे लोग, क्योंकि आपको पता है इस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्राउनियन मोशन। अब क्योंकि ये ब्राउनियन मोशन है और रॉबर्ट ब्राउन ने ये दिया है, इसलिए ये ब्राउनियन मोशन पढ़ा है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। किसने दिया है ये बच्चे लोग? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने दिया है, इसी वजह से इसका नाम ब्राउनियन मोशन पढ़ा है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ब्राउनियन मोशन। और कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है ये आपका रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर और स्लोएस्ट? कौन सा सबसे तेज डिफ्यूज करेगा, सबसे स्लोएस्ट डिफ्यूज करेगा? ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लिक्विड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड। तो अगर मैं बात करूँ फास्टेस्ट तो गैसेज में और स्लोएस्ट तो आपकी सॉलिड में। ठीक है, चलिए आगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अंडरस्टूड हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, यानी सबसे पहले सबसे कम वाला आएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला आएगा, फिर सबसे ज़्यादा वाला आएगा। पहले गैस आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर सॉलिड आएगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, आपको 3 चीज़ें दे रखी होंगी। सॉलिड में सपोज कीजिए आपको आयरन दे रखा होगा, लिक्विड में सपोज कीजिए आपको वाटर दे रखा होगा, गैस में सपोज कीजिए आपको ऑक्सीजन दे रखा होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर आयरन आएगा। याद रखिएगा, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका पेपर में ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आपको सारा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। What does the diffusion of gas tells us about its particles? जो डिफ्यूजन हो रहा है गैस का, तो वो क्या बता रहा है आपको उसके पार्टिकल्स में? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो सबसे तेज होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है और पार्टिकल्स आपके कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इस वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैस आराम से हो जाता है और यही हमें उससे पता चलता है। नाउ हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी मतलब शहद आपका ज़्यादा गाढ़ा होता है। शहद आपका ज़्यादा गाढ़ा होता है। विस्कस का मतलब होता है बच्चे लोग गाढ़ा। शहद आपका ज़्यादा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। कैन यू सजेस्ट वाई? कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होती है हनी में एज कम्पेयर टू वाटर। पानी के कंपैरिजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हनी के पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। डिफ्यूजन अकर मोर क्विकली इन अ गैस देन इन अ सॉलिड। बाय जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में जल्दी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डिफ्यूजन गैस में जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। नेम 2 गैसेज ऑफ एयर विच कैन डिजॉल्व इन वाटर बाय डिफ्यूजन। तो कौन सी गैस होती हैं आपकी 2 एयर के अंदर जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है आराम से डिफ्यूजन से? एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, और इस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ऑक्सीजन 2 ऐसी गैसेज हैं जो आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर डिफ्यूजन से। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोसेस की? क्या इंपॉर्टेंस है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो आपकी कौन इस्तेमाल करेगा? वो तो आपके एक्वेटिक प्लांट इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करेंगे एक्वेटिक एनिमल अपने ब्रीथिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। समझ में आई बात? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करेगा? एक्वेटिक प्लांट्स करेंगे और ऑक्सीजन का इस्तेमाल एक्वेटिक एनिमल्स करेंगे। पूरी बात समझ में आई? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ रैंडम डायरेक्शन। ये तो मैं नोट्स में डेफिनेशन में लिखवा रखा है मैंने तुम्हें। जो जिगजैग मूवमेंट होता है पार्टिकल का रैंडम डायरेक्शन में, उसे क्या बोला जाता है बच्चे लोग? उसे बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। क्या बोला जाता है उसे? ब्राउनियन मोशन। क्या बोला जाता है उसे? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। बच्चे लोग इन सारों में से फ्लूइड कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, जरा मैं नीचे लाइन लगा देता हूँ, ऊपर लग गए, कट गए हैं बेचारे। तो इन चारों में से कौन सा आपका फ्लूइड होता है? मैंने आपको बताया फ्लूइड या तो लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड नहीं होता। कार्बन आपका सॉलिड है, सल्फर आपका सॉलिड है, फॉस्फोरस आपका सॉलिड है। क्या सॉलिड नहीं है? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, तो यही आपका फ्लूइड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड्स आर गिवन बाय, यानी बच्चे लोग ये वही वाला क्वेश्चन आ गया पोलंग्रेंस का वाटर में जो मूवमेंट था वो किस साइंटिस्ट ने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन से नाम याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन से नाम याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, ये तो कोई भी बता देगा बच्चे लोग, फिक्स वॉल्यूम है बट फिक्स शेप नहीं है, तो क्या ये लिक्विड है? फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है बट फिक्स शेप नहीं है, तो यानी बात हो रही है लिक्विड की। किसकी बात हो रही है? लिक्विड की। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर, एग्जाम्पल बताना है, यानी कि आपको इनमें से एग्जाम्पल लेके बताना है, क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन स्टील और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे लोग क्रिप्टन ये भी आपकी एक गैस होगी, ठीक है, कार्बन स्टील ये आपका एक सॉलिड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी एक गैस होगी, तो आंसर बचा आपका केरोसिन। आंसर क्या आ जाएगा आपका? केरोसिन। ये एक लिक्विड फॉर्म होती है जो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ केटल कैन फिल अ किचन विद स्टीम। आपको पता है स्टीम जो है वो एक कैसी फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। स्टीम जो है वो कैसी फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। तो गैस आसानी से डिफ्यूज कर जाएगी जिसकी वजह से किचन आपका क्या होगा? भर जाएगा स्टीम से, ठीक है। देखिए स्टीम इज इन गैसेस फॉर्म विच डिफ्यूज फास्टर एंड हाईली कंप्रेसिबल, सो इट मूव रैपिडली इन ऑल रैंडम डायरेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा स्टीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इन एसआई यूनिट। तो सबसे पहले आपको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट? केल्विन। क्या होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट? केल्विन। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको पता था या नहीं पता था कि जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है, ठीक है। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपको केल्विन में निकालना है। बच्चे लोग अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप प्लस कर देंगे किसी भी टेम्परेचर के में 273, ठीक है। फिर से बताऊं आपको, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 कर देंगे और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 कर देंगे टेम्परेचर में से, ठीक है। सेल्सियस से ये याद रखिए कि केल्विन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सेल्सियस में कम होता है। केल्विन में जाना है तो प्लस 273 और सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273। अब आपको हमें किस में जाना है? केल्विन में जाना है, तो जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा उसमें प्लस 273 कर देंगे तो 373 आ जाएगा। यहाँ पे केल्विन का टेम्परेचर दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है तो माइनस 273 कर देंगे तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगले में देखिए 33 में द केल्विन टेम्परेचर दे रखा है 0 केल्विन, सेल्सियस पे निकालना है तो आप क्या करेंगे? माइनस 273 करेंगे तो आंसर भी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये जो डेफिनेशन है 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी आपका यहीं से पूरा हो गया। क्या? जो आपको हीट चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। बिना टेम्परेचर बढ़ाए एक सब्सटेंस की स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है बिना उसके टेम्परेचर बढ़ाए, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेटेंट हीट। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिग्री केल्विन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? दैट इज डिग्री केल्विन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस? ये मैं आपको बता चुका हूँ, केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होती है। केल्विन आपका किसके इक्वल होता है? सेल्सियस प्लस 273, यानी केल्विन में निकालने के लिए सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। आप 273 केल्विन से माइनस करेंगे तो सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, रिलेशन ये रहेगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी होती है? मैंने नोट्स में लिखवा रखी है आपको 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, आप लोग याद कर लेंगे। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी मैंने आपको लिखवा रखी है वैल्यू इसकी 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एज कम्पेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
नेक्स्ट, नेम द टेम्परेचर, इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का। नेम द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड जब गैस में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग या वेपराइजेशन, बॉइलिंग या वेपराइजेशन आप कोई भी लिख सकते हो। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, आपको पता है मेल्टिंग, यानी कि पिघलेगा। सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, राइट। नेम वन कॉमन सब्सटेंस विच कैन बी इजिली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग, आपको एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं वाटर की, क्योंकि वाटर को कूल करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, अगर वाटर को और हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो यानी जो कॉमन सब्सटेंस है वो है आपका वाटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताना है, बहुत इजी से ही क्वेश्चन है और यहाँ से आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। नेम द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। गैस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, उल्टा हो गया, दैट इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन, ठीक है। अगर बच्चे जल्दबाजी में सब्लिमेशन लिख के आते हैं तो भी गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए आंसर क्या होगा? डी सब्लिमेशन। क्या आंसर होगा? डी सब्लिमेशन होगा, आप गलती मत कीजिएगा। What is the name of process due to which dry ice changes into carbon dioxide gas? आपको एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिससे ड्राई आइस होता है बच्चे लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड, ठीक है, चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी सॉलिड आपकी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में। इस प्रोसेस को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर लिखा ही है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या होता है? ड्राई आइस। तो आप लोग 42 और 43 क्वेश्चन मिला के कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ड्राई आइस को ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंडीशन टू लिक्विफाई गैसेस, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा दिया था, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आपका ऑप्शन में कोई भी हो वो लगा देना, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, तो राइट द 5 स्टेट ऑफ मैटर, राइट द 5 स्टेट ऑफ मैटर, आपके 5 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बच्चे लोग आपका बीईसी भी आ सकता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी आ सकता है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। Now the question number 46 is this, the state of matter called plasma, वो कौन सी स्टेट होती है मैटर की जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं? वो क्या काम करता है? मेक्स अ फ्लोरेसेंट ट्यूब, यानी जो ट्यूब बनाने में काम आता है या नियॉन बल्ब बनाने में काम आता है जलाने के लिए उसे, यानी कि लाइट को ग्लो कराने में। तो आप बताएंगे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है किसमें? आपके ट्यूब्स में और आपके बल्ब्स में, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज लेटेंट हीट, तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी कवर होगा। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में काम करती है बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। 2 टाइप की लेटेंट हीट होती है, जो आपका अगला क्वेश्चन है। 2 टाइप की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। सही बच्चे कर पाएंगे आराम से। नाउ स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एज, जो स्टीम है ये आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये आपका फाइनल और हाफ ईयरली में भी पूछा जा सकता है आपसे। आप बार बार पढ़ेंगे, जितने एग्जाम आप देंगे 9th क्लास में आप इसे बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो और साथ साथ आप अपने स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, राइट। चलिए, स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एज, जो स्टीम है वो आपका मतलब पानी से, अगर गर्म पानी है और उतने ही गर्म आपकी स्टीम है, तो स्टीम जो है वो ज़्यादा जलाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भाप की वैल्यू ज़्यादा होती है अगर हम बात करें फ्यूजन से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50 इज दिस, बच्चे लोग हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट बतानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, यानी बर्फ भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है।
25 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है थोड़ा रूम टेम्परेचर के पास है तो लिक्विड ही होगा। 250 डिग्री सेल्सियस क्योंकि 100 से ऊपर है तो स्टीम या फिर बोले तो गैस और वेपर फॉर्म में होगा। 250 से ऊपर गैस या वेपर फॉर्म में होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51 इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आप जानते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये सब लोग जानते हैं। और अगर इसे केल्विन में निकालना है तो इसे +273 कर सकते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है आपका 273 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका कितना होता है 373 केल्विन, क्योंकि मैंने 273 प्लस कर दिया इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 इज दिस, ये आपका एक टॉपिक है आपका चेंज ऑफ स्टेट का, वो पूरा का पूरा इसमें कवर कर रखा है मैंने, तो आपको बहुत फायदा होगा। डिफाइन मेल्टिंग। मेल्टिंग दैट इज द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। बॉइलिंग लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस ऑन हीटिंग। कंडेंसेशन गैस और वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। सब्लिमेशन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहा है, वाई नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती है बच्चे लोग, आपको पता होगा फिनाइल की गोली होती है, कुनैन की गोली होती है जो आपके कपड़ों में लगाई जाती हैं। जब उसे कपड़ों में लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है कपड़ों से। क्यों? क्योंकि वो सबलाइम होती हैं। सबलाइम का मतलब क्या है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, यानी सॉलिड की जो गोलियां होती है सॉलिड, वो डायरेक्टली आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए नेफ्थलीन बॉल गायब हो जाती हैं। हम लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सबको पता है कॉटन क्लोथ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे लोग? गुड एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के या वाटर के। जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो गुड एब्जॉर्प्शन देते हैं वो, ठीक है, क्या देते हैं, गुड एब्जॉर्प्शन देते हैं किसका, पानी का, स्वेट का। इसलिए हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं गर्मियों में, ठीक है। बाकी कपड़े हमसे चिपक जाते हैं इसलिए वो नहीं पहनते हम लोग, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर होते हैं तो इसलिए ये पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्या बता रहा है आपसे, वाई डज अवर पाम, हमारे हाथ जो हैं वो ठंडा क्यों फील करते हैं। जब हम अपने हाथ पे कोई परफ्यूम या कोई स्प्रिट डालते हैं अपने हाथ पे तो हमारे हाथ ठंडे क्यों होते हैं, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको पता है जो हीट होती है हमारे हाथ पे वो तो उड़ जाती है उस पेट्रोल से। जब हीट उड़ जाएगी तो पीछे क्या छोड़ जाएगी, पीछे अपने ठंडक छोड़ जाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमारा जो हाथ है वो ठंडा फील करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। इवेपोरेशन क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड आपका गैस स्टेट में गैस में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी 100 पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही पानी आपका उड़ जाता है, भाप बन जाता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है। ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, तो कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड किया जाता है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो इन 4 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा बच्चे लोग, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। इन सब में से सब्लिमेशन कौन शो नहीं करेगा, आपका आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, सब करेंगे, बस एक नहीं करने का, सोडियम क्लोराइड जो कि आपका नमक होता है घर का, कॉमन सॉल्ट होता है, तो वो आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, इनमें से कौन से प्रोसेस हीट को रिलीज करते हैं। बच्चे लोग अगर हीट रिलीज होगी, हीट अगर निकलेगी तो पीछे क्या छोड़ जाती है, अपने ठंडक छोड़ जाती है, यानी कि कूलिंग छोड़ जाती है। तो बैक प्रोसेस जो भी होंगे आपके ठंडे होने की तरफ, तो वो आपके रिलीज करेंगे हीट। यानी मैं बात करूँ यहाँ पे तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग आपके दोनों के दोनों क्या रिलीज करेंगे, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग आपके दोनों के दोनों हीट रिलीज करेंगे। कंडेंसेशन और फ्रीजिंग जो ठंडे की तरफ जाते हैं तो वो हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, अगर गर्मी की बात करें तो जो पानी है वो आपके घर के मटके में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, आपकी हीट तो आपकी रिलीज हो जाती है और जो पानी है आपका वो ठंडा हो जाता है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल।
ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चे लोग ये। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तीनों में प्लस 273 करके देखेंगे। ठीक है, आपका 25 में 273 प्लस किया, ठीक है, 38 में किया और 66 में किया, तो आंसर क्या आएगा आपका 298, 311 और 339 केल्विन आपका आंसर आएगा जब मैं इसमें 273 प्लस करूँगा। तो आपका अगर एमसीक्यू आएगा तो आप तीनों में प्लस करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी लिखवाई हैं उनमें से कोई भी 1 या 2 प्रॉपर्टी आपके एमसीक्यू में हो सकती है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन द सरफेस एरिया और द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो आपके इस तरीके के अगर आपके एग्जाम्पल हों किसमें, आपके एमसीक्यू के ऑप्शन में, तो आप लगा देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, राइट द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये बता रहे हैं आपसे, ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्पॉन्सिबल, जो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका गैस में यानी कि दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं हमारे बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। जब भी आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो आपके बॉडी के अंदर बन जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वाटर है, डर्टी वाटर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बॉडी से बाहर हो जाता है। किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है आपका, आयोडीन इन अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एमसीक्यू में कई बार स्कूलों में पूछा जाता है, व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आप बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन इज क्या, आयोडीन इन अल्कोहल, iodine in alcohol. Question number 65, that is the last question of this PDF and the end of the whole chapter. What is reverse of boiling? Boiling का उल्टा क्या होता है, पहले मुझे बताइए boiling क्या होता है। that is liquid convert into gas is called boiling। अब आपको गैस से लिक्विड में जाना है, तो यानी that is called condensation। ठीक है, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, अगला क्या है आपका, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो बॉइलिंग वाला हो गया, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। पहली बात मेल्टिंग समझिए क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। अब आपको लिक्विड टू सॉलिड जाना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बच्चे लोग, ये आपकी PDF कंप्लीट हो चुकी है, आपके सारे चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके पूरे हो चुके हैं। 65 क्वेश्चन इस PDF में है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन 65 क्वेश्चन से। तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, सभी को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि किसी बच्चे के कोई भी नंबर ना कट पाएँ कहीं भी। ठीक है बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट आपके थ्योरी को क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आपके टर्म 1 और टर्म 2 हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे आपके PA हो, सब में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।